केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या कर चुके हैं हम? ऑर्डर कर चुके हैं, रेट कर चुके हैं, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड ऑर्डर कर चुके हैं, राइट, इंटीग्रेटेड लो भी कर चुके हैं। लेकिन अब पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना सिखाया था। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, आगे देखेंगे। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, बट जब मैं आगे हूं तो मेक श्योर आगे हूं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का बोर्ड में आने का चांसेस, नीट में आने के चांसेस है, कभी आईआईटी में भी आ जाता है, जेई में भी आ जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। सपोज हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ए की दे रखी है, और हमारे पास अगेन इनिशियल कंसेंट्रेशन बी की दे रखी है, राइट। और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है कि उसका क्या रेट है। ये तीन चीजें हमें गिवन है। सपोज जब इनिशियल कंसेंट्रेशन ए की 0.1 थी, तो बी की भी कितनी थी? जब इसकी 0.1 कंसेंट्रेशन थी, इट वाज 0.2। अब रेट इधर आ जाएगा, सपोज 2 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और यहाँ पे कंसेंट्रेशन 0.2, 0.1 और रेट अप्रॉक्स में ले लो 4 × 10⁻³ और 1। सपोज दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं जब इनिशियल कंसेंट्रेशन ए की ये है, तो बी की कितनी है, और उस टाइम पे रेट कितना है, इतना। तो अगर हमें ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो वी हैव टू डिटरमाइन। अब हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? सबसे पहले तो रेट लो, रेट कांस्टेंट, रेट लो निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, और हमें ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। यहां तक कोई डाउट? अब रेट लो, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के। और रेट लो कैसे निकालते हैं? रेट लो को मैंने ये बताया था, रेट को आर लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ के इक्वल्स टू, हमारे पास कंसेंट्रेशन किस किस की है? ए और बी की। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए की कंसेंट्रेशन विच इज गोइंग टू सम पावर एक्स, जो हमें नहीं पता, और दूसरी क्या हो जाएगी? बी की कंसेंट्रेशन रेजिंग टू द पावर वाई, जो हमें नहीं पता। अब आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे यहां से वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लोगे। क्या कर लोगे? इक्वेशन। जैसे सबसे पहले रेट कितना दे रखा है मुझे? रेट 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू के। उस टाइम पे ए की कंसेंट्रेशन कितनी थी? 0.1 रेज़ टू द पावर x, और बी की कंसेंट्रेशन कितनी थी? 0.1 रेज़ टू द पावर y। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। अब सेकंड क्या बन जाएगी हमारे पास? 1 × 10⁻³ इक्वल्स टू के 0.1 x, और b कितना आ जाएगा? रेज़ टू द पावर y। इसे हम सेकंड कंडीशन कर ले, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी? 4 × 10⁻³ इक्वल्स टू के, ए की कंसेंट्रेशन 0.2 रेज़ टू द पावर, और बी की 0.1 रेज़ टू द पावर y 3। अब हमने तीन इक्वेशन बना ली। इनडायरेक्टली ये बताओ कि ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? x और y की वैल्यू। अगर x और y की वैल्यू आ जाए तो हम लोग k भी आराम से निकाल सकते हैं, और रेट तो हमारे आगे पड़ा ही है। तो इनडायरेक्टली हमारे लिए जो मेजर इंपैक्ट है कि हमें इसमें करना क्या है, वो ये करना है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इन तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो। आप तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन को क्या कर दोगे? डिवाइड। अब आप बोलोगे ऐसे चूज करूं तो कैसे करूं, राइट? तो चूज आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि मैं कोई भी दो इक्वेशन ऐसी पिकअप कर लेती हूँ जिसमें सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, जिसमें सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो बताओ कौन सी पिक करें पहले? अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट को डिवाइड करती हूँ सेकंड से, इक्वेशन किसको डिवाइड कर रही हूँ? फर्स्ट को डिवाइड कर रही हूँ सेकंड से। देखो क्यों? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। सबसे पहले 2 और 1 है, तो डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? इनडायरेक्टली 2 आ गया, 2 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, कैसे के कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.1/0.2। अब मेरे पास 0.1/0.2 बचे। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूं तो क्या बच जाएगा? 1/2।
2 बचेगा या नहीं बचेगा डिवाइड करने पे? दोबारा देख लो, आपके पास दो इक्वेशन थी, ये और ये। चलो डिवाइड करके दिखाई देती हूँ आपको। फर्स्ट आपके पास है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू के 0.1 रेज़ टू द पावर x, 0.1 रेज़ टू द पावर y डिवाइडेड बाय 0.1 रेज़ टू द पावर x एंड 0.2 रेज़ टू द पावर y। यही होगा डिवाइड। अब इससे ये कैंसिल, इस के से ये के कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या? 2 इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, इस 10 से ये 10, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 रेज़ टू द पावर y। यस और नो? 1/2 रेज़ टू द पावर y बचेगा। अब क्या लिख सकती हूँ इसको? मुझे 2 को डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर आने हैं, तो अगर यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर -y लिख सकते हैं? कोई डाउट? एक चीज याद रखना, जब आप किसी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आओगे तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब जब हमारा बेस सेम होता है, जब हमारा बेस सेम होता है, बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है, तो पावर आपस में इक्वल आ जाती है। जब बेस हमारा सेम होगा और आपस में इक्वेट हो रहा होगा तो पावर क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे 2 की पावर को 1 ले लूं तो इनडायरेक्टली मेरा यहाँ से y कितना आ जाएगा? -1। y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां तक कोई डाउट? अब y तो सॉल्व हो चुका है, अब मुझे क्या सॉल्व करना है? x, y सॉल्व हो गया, किसकी वैल्यू आएगी अब? x की। तो मतलब इन 3 इक्वेशन में से ऐसी 2 इक्वेशन आप निकालो जिसमें से, इन 3 इक्वेशन में से ऐसी 2 इक्वेशन बताओ कौन सी है जिसमें y आपस में कैंसिल आउट हो जाए। कौन सी हो जाएगी? सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड। 0.1 से 0.1 गया, क्या हो जाएगी? फर्स्ट और थर्ड। ये आपको खुद मैथमेटिकली दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब हम किसको डिवाइड कर देंगे? थर्ड इक्वेशन को किससे? फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। बताओ क्या आ जाएगा? थर्ड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2, थर्ड ऊपर है, फर्स्ट नीचे है, हमें थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करना है ना, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू के 0.2 x 0.1 y डिवाइडेड बाय के 0.1 x 0.1 y। तो इससे ये कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2x बचेगा या नहीं बचेगा? कैसे? पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर 2 बच गया। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 1। कैसे आई? बेस सेम है, बीच में इक्वल्स टू है, तो हमारा पावर आपस में इक्वल। अब एक बात बताओ, आप x की वैल्यू निकाल चुके हो, आप y की वैल्यू निकाल चुके हो, राइट? तो इनडायरेक्टली हमारा रेट लो तो हो गया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही हमारा क्या होता है? रेट लो। एक्स वाई आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है? के। इसमें से अगर मैं किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या वहां से k नहीं आएगा? आ जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन उठाए? तो लिख देते हैं पुटिंग x एंड y वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू के 0.1 रेज़ टू द पावर x 0.1 रेज़ टू द पावर y, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू के 0.1 रेज़ टू द पावर +1 एंड 0.1 रेज़ टू द पावर -1, राइट? यस और नो? अब यहां पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो यहाँ पे हमारी पावर क्या आएगी? पावर 0 हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.1 रेज़ टू द पावर 0। 0 कैसे आई पावर 1 का?
1 प्लस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होगा, जब किसी की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगा 1। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो इनडायरेक्टली k यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे k ही आ जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, रेट कांस्टेंट कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। यहां तक कोई डाउट नहीं समझ आया तो पूछ लो। अभी इसी का नहीं, ये सबका रेट कांस्टेंट सबका हो जाएगा, आप किसी भी एक में पुट कर दो। अब आपको ये दिमाग पेपर में खुद लगाना है कि मैं ऐसे कौन से एक में पुट करूं कि मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। क्यों, अगर मैं ये और ये इक्वेशन लेती या कोई भी दो ले लेती जिसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन में क्या होते रहेंगे, फंसते रहेंगे। समझ आ रहा है। अब हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर। अगर मैं रेट लो लिखूं तो इस इक्वेशन के लिए रेट लो मेरा ये हो जाएगा a⁻1 और b⁻⁻1, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी आ जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 प्लस विच इज इक्वल्स टू, तो कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझ आया या नहीं आया, यहां तक कोई डाउट, पक्का। और अगर रेट लो लिखना होगा तो हमारा रेट लो ये हो गया, कोई डाउट यहां तक। अब इस रिएक्शन में वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर भी वो आपको ये भी दे सकते हैं कि सपोज कर लो 2a है जो b के साथ कंबाइन हो रहा है और हमारा कोई प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। इसके बाद एक और टॉपिक बता रही हूँ, उसके बाद आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी की तरह बात करेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक बार डिफरेंस देखेंगे कि उनमें डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलैरिटी की बात आ रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी, कि मॉलिक्यूलैरिटी होगा क्या। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में और उससे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन वो जो रिएक्शन होगी वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री। तो मॉलिक्यूलैरिटी में हमारी जो रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे कि ए बी के साथ कंबाइन हुआ और उसने सी दे दिया, तो एक लाइन में खत्म होगी ना ये रिएक्शन। हमारे प्रोडक्ट क्या था, ए बी के साथ कंबाइन होकर उसने क्या दे दिया, सी दे दिया। तो हमारी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। और मॉलिक्यूलैरिटी हम हमेशा कौन सी रिएक्शन की निकालते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की। और एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं। रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट। अब अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बताओ तो क्या होगी, हम रिएक्टेंट देखेंगे, यहाँ पे ए का कितना मोल है, कितने मॉलिक्यूल्स है, एक, बी के, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी। अगर मैं दूसरी रिएक्शन दूं तो HI gives H प्लस I, तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी। हाँ, आप इसको नहीं देखेंगे, यू ओनली हैव टू सी द रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने एटम हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि हम वो दे सके प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने एटम हैं, 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 2। समझ आया, राइट इट डाउन। इसमें से एक एक सिंगल डिटेल लिखोगे, किसी स्टेप में डाउट है तो मुझसे अभी पूछोगे, लेकिन मेक श्योर कि कोई भी चीज मिस ना हो, जल्दी से नोट डाउन करो। बी क्विक। अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, इट्स योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इसका बेसिक बताती हूँ होता क्या है।
इसमें जो हमारी रिएक्शन होती है ना, वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो इसलिए सूडो तो वैसे भी हर जगह कब आता है, सूडो फॉल्स के लिए, राइट। तो एक्चुअली में अगर हम ये रिएक्शन देखेंगे जो हमारी इथाइल एसीटेट और पानी के बीच में है, राइट, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस हो रहा होता है। अब समझना क्या कॉन्सेप्ट है। ये रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन इसमें जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा होता है तो हाइड्रोलाइसिस वाटर, तो उसमें हम ऑलरेडी पानी को बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में ले लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से द कॉन्सेप्ट है, जैसे ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। इसका मतलब कि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है उस पर अफेक्ट तब पड़ेगा जब दोनों की कंसेंट्रेशन चेंज होगी, जब दोनों की कंसेंट्रेशन चेंज होगी। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, सिर्फ इथाइल एसीटेट की ही कंसेंट्रेशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे होते हैं, तो हम पानी को ऑलरेडी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन के दौरान हम पानी की कंसेंट्रेशन को ऑल्टर नहीं करते, राइट। तो अब थी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इसने बिहेव किसकी तरह करा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल दिया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट? पक्का लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। when the reaction behaves like when the reaction behaves like first order reaction is known as pseudo first order reaction. Is known as pseudo first order. अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर, बोलो नहीं, इट्स ऑलरेडी गिवन। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर पे कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, इससे पहले वाले में, तो उसमें मैंने क्लियर कर बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ये पहले मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा होता है, और कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेट भी इंक्रीज नहीं होता, वो एक्सेप्शन में हम बाद में देख लेंगे, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या इंक्रीज होगा? रेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो वी कैन राइट इन मोस्ट ऑफ द reactions on increasing temperature, rate of reaction also increases. Rate of reaction also increases. बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? पक्का? यहां तक कोई डाउट? अब हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हमारा रेट बढ़ गया। अब एक चीज बताओ, अगर हमारा रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा तो क्या रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? रिलेशन याद रखो, क्या होगा? क्यों? क्योंकि रेट लो क्या होता है? आर इक्वल्स टू के। आर इक्वल्स टू के। के क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट भी बढ़ रहा है तो हमारा और क्या बढ़ेगा? रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग मेन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग रेट के अलावा वी कैन ऑल्सो से कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर को बढ़ाने पे वो भी बढ़ेगा।
राइट। अब हुआ क्या था, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करी गई, तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी, ये नोटिस करा कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को, अगर मैं केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा रही हूं, अगर मैं केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को कितना बढ़ा रही हूं, 10 डिग्री बढ़ा रही हूं, तो हमने ये नोटिस करा कि जो उसका रेट है वो डबल हो गया। रेट क्या हो गया? डबल। लिखो नोट में, for a chemical reaction, for a chemical reaction, for a chemical reaction with rise of temperature, with rise of temperature by 10 degree Celsius और 10 डिग्री नॉट सेल्सियस, जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, कॉमा, द रेट कांस्टेंट इज डबल्ड। When the temperature is increased by 10 degree, the rate constant doubled. The rate constant doubled. उन्होंने क्या नोटिस करा कि जब हमने हमारे टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया तो हमारा जो रेट कांस्टेंट था वो भी क्या हो गया? डबल हो गया। इसके बाद हमारे पास एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आता है, और आर्हेनियस क्या आती है? इक्वेशन आती है, जो हमें देखनी है। क्या पढ़ा इसके बारे में कुछ, या इसके बारे में जानते हो एनीथिंग? निकालो। बताओ। अब इन्होंने बोला कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। और ये इक्वेशन है हमारी K इक्वल्स टू ए ई, लिखो आर्हेनियस इक्वेशन, K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। के हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर है, और इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर के साथ साथ हमारा क्या जाएगा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी जाएगा। और हमारा जो ये है, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट बोल सकते हो इसको आप, राइट। ई हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। ई हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा। ये जो है, ये हमारी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपकी जूल पर मोल में होगी। किसमें होगी? जूल पर मोल में। आर आपका क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होगा हमारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लिखोगे 8.314, 8.314 जूल पर मोल, 8.314 जूल पर मोल। ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स टी हमारा किसके लिए स्टैंड करेगा? टेम्परेचर के लिए, बट टेम्परेचर इन केल्विन। तो टी हमारा क्या चला जाएगा? टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर हमारा किसमें होगा? केल्विन में। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी? आर्हेनियस इक्वेशन थी। यहां तक कोई डाउट? अब मैं आपको एक चीज बहुत कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूं कि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो मेरा रेट तो बढ़ा, और क्या बढ़ा? रेट कांस्टेंट भी बढ़ा। टेम्परेचर इंक्रीज करा, रेट भी बढ़ा, और रेट कांस्टेंट भी बढ़ा। तो यहां पर ये ग्राफ आपसे बहुत बार पूछा गया है, नीट में पूछा जा सकता है, आईआईटी में पूछा जा सकता है, पेपर में भी पूछा जा सकता है, जो हम के और टी के बीच में बना रहे हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, कि हमारा इंक्रीज हो रहा है पूरा।
यहां तक कोई डाउट? एक मिनट दो। ये जो हमारा ई है, ओके, दिस इज योर आरएनएस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसे आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये आपका एक और चला जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब हमने इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोला? एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है, तो दैट इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब एक कॉन्सेप्ट हमेरा याद रखोगे कि जब एक चीज आगे समझा रही हूं, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ध्यान से समझोगे। सपोज मेरा ए है जो कोलाइड कर रहा है बी के साथ, रिएक्टेंट में ए मेरा बी के साथ क्या कर रहा है? कोलाइड बन रहा है, और वह एक इंटरमीडिएट बना रहा है सी, विच इज अ प्रोडक्ट। क्या बना रहे? इंटरमीडिएट बना रहे सी, जो कि मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। तो वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी कि हमारा ये इंटरमीडिएट बने, तो उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे। यहां तक कोई डाउट? एक बार इतना लिख लो।